तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अवतार सीरीज 2.0 का क्लास 9th का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। जो घूमर ये लोक नृत्य है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये घूमर जो बेसिकली मनाया जाता है राजस्थान में, लेकिन अगर दिया गुजरात में भी मनाया जाता है, इसलिए गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्र में आप नाम याद करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में कोई एक रहेगा। बिरहा, बिरहा कहाँ का लोक नृत्य है। बिरहा लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है तो बिहार में मनाया जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है तो कालबेलिया मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है तो राजस्थान में। रंगवती, रंगवती लोक नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के और देख लेते हैं, पाला, घुमुरा, बाधानाथ, लोदी खेला, सबलपुरी और गोटीपुआ, ढप, ये सब मनाया जाता है उड़ीसा में। ये सब उड़ीसा का लोक नृत्य है। कुलपति, कुलपति मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और विक्रम घोष, विक्रम घोष कौन से वाद्य यंत्र से बजाते हैं। विक्रम जो घोष है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो यह तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं तो तबला से संबंधित है। तबला वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। तबला से और नामों को देख लेते हैं, कौन कौन से जो है वो तबला से संबंधित है। तो परमानंद जोशी, परमानंद जोशी भी तबला बजाते हैं। शिव नारायण जोशी, विजय घटे और अनोखे लाल गुदई महाराज, ये सभी जो नाम बताएं आपको ये तबला से संबंधित है, तबला बजाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय कौन है तो भानुमति है जो एक फीमेल थी। इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था 1983 में। और किस काम के लिए दिया गया था तो कोस्टम डिजाइन के लिए दिया गया था। कोस्टम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था और यह गांधी मूवी के लिए दिया गया था। और इसमें जो डायरेक्टर थे गांधी मूवी का वो उनका नाम क्या था तो रिचर्ड एटनब्रो। क्या नाम था तो रिचर्ड एटनब्रो था। और गांधी जी की जो रोल निभाए थे वो कौन थे तो बेल किंग्सले। कौन थे तो बेन किंग्सले थे। और नेहरू जी की भूमिका निभाने वाले कौन थे तो रोशन सेठ थे। कौन थे तो रोशन सेठ। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने वाली तो रोहिणी हट्टनगड़ी। कौन है तो रोहिणी हट्टनगड़ी। और नाथूराम गोडसे की रोल कौन प्ले किया था तो हर्ष नैयर। कौन किया था तो हर्ष नैयर किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट मेल जो ऑस्कर पाने वाले कौन है। पहले पुरुष जो मतलब जिनको ऑस्कर दिया गया तो भारतीय तो सत्यजीत रे, इनको दिया गया था 1992 में। कब दिया गया तो 1992 में दिया गया था। ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था तो इनको ऑस्कर अवार्ड 2009 में दिया गया था। और रेसुल पुकुटी, इनको कब दिया गया था ऑस्कर अवार्ड तो इनको दिया गया था 2009 में ही। और गुलजारी को भी 2009 में ही ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, माई लाइफ, देखिए सॉरी दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है तो यह लाल कृष्ण अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, यह किसकी आत्मकथा है तो यह आत्मकथा राजेंद्र सच्चर की है। किसकी है तो राजेंद्र सच्चर की है। विंग्स ऑफ फायर, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, किनकी है तो एपीजे अब्दुल कलाम की है, यह आत्मकथा है। माई टाइम्स किनकी आत्मकथा है तो जेबी कृपलानी की है। किसकी है तो जेबी कृपलानी की। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है तो पंडित रविशंकर की। देखिए दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे तो एक वैज्ञानिक थे और क्या करते थे तो मिसाइल बनाते थे। तो मिसाइल मतलब फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये इनसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। माई टाइम्स मतलब अभी मेरा टाइम चल रहा है। कृपा है किसका तो मतलब समझ लीजिए कि किसी का कृपा हुआ है तो मेरा टाइम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, यानी कि जेबी कृपलानी। और माई म्यूजिक माई लाइफ, म्यूजिक से कौन संबंधित है तो पंडित रविशंकर हैं जो म्यूजिक से संबंधित है। अब देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह क्या करते थे तो दौड़ते थे। क्या करते थे तो दौड़ते थे, रनिंग से संबंधित है। तो इनका मतलब एक ही लक्ष्य था, द रेस ऑफ माई लाइफ। अब देखिए, माई टाइम्स माई लाइफ मतलब शीला दीक्षित, इनकी कौन है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित की क्या थी तो उनका भी टाइम बहुत बड़े चल रहा था, इसीलिए वो
बढ़िया उनका एंजॉय चल रहा था, यानी कि शीला दीक्षित। अब देखिए माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव का मिशन क्या है, तो पूरे मतलब भारत में औषधि वाला लाना, मतलब पतंजलि ये सब का प्रचार करना और जो दवाइयाँ है उन सब का प्रचार करना। तो देखिए मतलब बाबा रामदेव इनका मिशन है कि मतलब अपना बिजनेस पूरा एकदम बढ़ा कर चलाना है। अब देखिए आगे देखते हैं, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय खोला था। तो ये कौन थे, तो विपिन सिंह ने खोले थे और यह एक मणिपुरी नर्तक है, ठीक है। और ये कब खोला गया था स्कूल, तो ये 1972 में खोला गया था। और जो विपिन सिंह है इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। विपिन सिंह के बारे में और कुछ जानकारियों को समझते हैं। ये झाबेरी जो बहनें हैं इनके क्या थे, तो गुरु थे। झाबेरी बहनें जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है उनके क्या है, तो उनके ये गुरु हैं। और हम्बाजा की उपाधि मणिपुरी के राजा द्वारा इनको दिया गया। हम्बाजा की उपाधि से मणिपुरी जो राजा थे इनको हम्बाजा की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। अब देखिए संगीत नाटक अकादमी इनको कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। अब देखिए चंद्रकांता सिंह, सेनारिक राजकुमार, नीलेश्वर मुखर्जी और गुरु अमली सिंह, गुरु नल सिंह, ये सब किससे संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य से ये जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, तो मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। पैरा ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक थी 24, ठीक है। और इसमें पदक कितने जीते गए थे, भारत की तरफ से पदक 19 पदक जीते गए थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, मतलब प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो यह मुरलीकांत पेटकर है। मुरलीकांत पेटकर इनको भारत रत्न नहीं, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो यह मुरलीकांत पेटकर है। और 1972 में इसको दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1972 में। अब देखिए पैरा ओलंपिक से भारत पहली बार भाग लिया कब, पैरा ओलंपिक में भारत पहली बार कब भाग लिया, तो 1968 में भाग लिया था। जो इजराइल में उस टाइम हुआ था तो भाग लिया था। और पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो पैरा ओलंपिक का मुख्यालय है बोन जर्मनी में। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक जो था उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक थी 48। इसमें कुल 7 मेडल जीते थे भारत ने, और जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे। अब देखिए 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किस देश ने किया था। जो पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसकी मेजबानी किस देश में हुआ था, मतलब किस देश में हुआ था, तो यह कनाडा में हुआ था और हैमिल्टन शहर में हुआ था, ठीक है। और देखिए दूसरे कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, तो दूसरे कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में हुआ था जो 1934 में हुआ था। और तीसरा हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब देखिए जो 2023 में कॉमनवेल्थ होगा 24वें नंबर का, वो कनाडा में ही इसी स्थान पर होगा, मतलब कि कनाडा हैमिल्टन में ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 22 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था बर्मिंघम में, ये 2022 में हुआ था, 22 नंबर का था, 22वें नंबर का। 23वें नंबर का 2026 में होगा। ये कहाँ हुआ, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखते हैं, बस एक बार भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ है जो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2010 में एक बार कॉमनवेल्थ भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, मतलब ये जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी होती है ना वो कौन है, तो यह गोदावरी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी निकलती है त्रियम्बकम पहाड़ी से। कहाँ, और यह नासिक महाराष्ट्र में है। ये पहाड़ी कहाँ है, तो नासिक महाराष्ट्र में है। और इसकी सहायक नदियाँ को देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, इंडावती, मंजीरा, ये इनकी सहायक नदियाँ है। किसकी, तो गोदावरी की। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो यह कांवर झील है। कांवर झील है, और कहाँ है कांवर झील, तो बिहार में स्थित है। और यह बिहार की पहली रामसर स्थल है, ठीक है।
अब देखिए भोजताल झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नक्की झील है राजस्थान में। और बुलर झील है जम्मू कश्मीर। और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। अब देखते हैं लैगून झील जो होती है। अब देखिए लैगून झील कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील कौन सी झील है? तो लैगून झील है। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। बेम्बाड झील कहाँ है? तो केरल में स्थित है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों झीलों क्या है? कैसी झील है? तो यह लैगून झील है। कैसी झील है? तो लैगून झील है। रुक एक सेकंड दोस्तों, ये जो है तीनों क्या है? तो लैगून झील है। अब देखिए आगे देखते हैं। हिमानी निर्मित झील कौन है? तो भीमताल और राकसताल। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है दोनों झीलें। और ये कैसी झील है? तो हिमानी निर्मित झील है। अब देखते हैं गोवा में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा में जो राज्यसभा की सीट है कितना है? तो एक है, सिर्फ एक है। अब देखते हैं राज्यसभा में कुल सीट कितने हैं? तो ओवरऑल इंडिया में पूरा राज्यसभा में कितने सीट है? तो 250 सीट है, जिसमें से 12 तो मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं, और 238 निर्वाचित होते हैं जो चुन के जाते हैं। अब देखिए यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है। यूपी में क्या है? कितना है? तो 31 राज्यसभा की सीट है जो सबसे ज्यादा है। अब देखिए और महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में 19 है। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीट है राज्यसभा की। कितने सीट है? तो 16 सीट है। और कर्नाटक में 12 सीट है। गुजरात और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ये तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितना है? तो 11 है। राजस्थान और उड़ीसा में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 10 राज्यसभा की सीट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये तीनों राज्यों में 3 राज्यसभा की सीट है। कितना है? तो 3 है। अब देखिए जिस राज्यसभा में सिर्फ एक राज्यसभा का सीट है, जिस राज्य में सिर्फ एक राज्यसभा का सीट है, उस राज्य को देखते हैं। देखिए आपको याद करना है कैसे। तो पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पर मतलब 7 सिस्टर जो राज्य हैं उनके सभी राज्यों में कितना है? तो एक राज्यसभा की सीट है। लेकिन जो असम है, असम में सिर्फ 7 राज्यसभा की सीट है। असम को आपको याद करना है। और पूर्वोत्तर राज्य का कोई भी राज्य आएगा तो उसमें 1 लगा देना है। अब देखिए मान लीजिए कि असम में तो 7 सीट है, तो यहाँ से सिक्किम में 1 सीट आ जाएगा। क्या मतलब कि 7 को हमको करना है पूरा ना। तो यहाँ से वो सिक्किम जो होता है पूर्वोत्तर 7 सिस्टर में नहीं आता है, लेकिन आपको याद करना है, मतलब क्योंकि वहाँ से एक असम निकल रहा है तो यहाँ इसको जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, यानी कि राज्यसभा असम में 7 राज्यसभा है और सिक्किम में भी 1 है। अब देखिए आर्टिकल 60 में क्या लिखा है? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 69 में यह उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो इसमें से 4 है सिर्फ, लेकिन आपको पूरा देख लेना है। इंपोर्टेंट बता देंगे कि कौन से 4 हैं जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। आर्टिकल 52 में क्या है? तो पद है, राष्ट्रपति का एक पद होगा। और आर्टिकल 53 है जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जो राष्ट्रपति होगा यह कार्यपालिका का क्या होगा? तो प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 में क्या लिखा है? तो निर्वाचन लिखा है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा निर्वाचन वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 55 में कोटा होगा, यानी कि कोटा। आर्टिकल 56 में क्या है? तो आर्टिकल 56 में कार्यपालिका होगा, कार्यपालिका। और आर्टिकल 57 में ये दोबारा चुने जाने के मतलब एक आदमी कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है उसके बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 58 में योग्यता पूछा गया है। और आर्टिकल 59 में दशा है। और आर्टिकल 60 में शपथ है। तो और आर्टिकल 61 में महाभियोग है। देखिए दोस्तों आपको कौन याद करना है? आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61 याद करना है। और यहाँ से 2 याद करना है, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53। ये कभी कभी गलती से इधर से क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में समझ लेते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 63 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल 64 में सभापति के रूप में कार्य करेगा, मतलब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल किसमें? 64 में है। और आर्टिकल 65 में क्या है? तो आर्टिकल 65 में कार्य मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल 66 में क्या है? तो निर्वाचन है। और आर्टिकल 67 में क्या है? तो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल कितना दिन तक रहेगा। और आर्टिकल 68 में समय है, रिक्त पद भरने है। तो मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं और उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसको कितने दिन में
वहाँ पर दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा, उसके बारे में। और आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में, और आर्टिकल 61, यहाँ पर कुछ दोस्तों मिस्टेक हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। एक सेकेंड, आगे देखते हैं अब। बुद्ध चरित्र सौदरानंद, बुद्ध चरित्र सौदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? तो अश्वघोष। प्रज्ञा पारमित्रा सूत किसकी है बुक है? तो नागार्जुन की बुक हो। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहता है? तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं। अभिधम घोष किसकी पुस्तक है? तो बसुबंधु। किसकी पुस्तक है? तो बसुबंधु की पुस्तक है। अब देखिए, वर्ष 1932 में एक रईसी हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और किसकी उपाधि के तहत शासक बना और इलियास वंश की नींव पड़ी? तो रसम उद दीन इलियास शाह इसकी उपाधि धारण किया था इसने। अब देखिए, लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन है? लाल कुर्ती दल जो संस्था थी इसके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को कहते हैं सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी। क्या कहते हैं? तो सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1987 में। और ये पहले विदेशी बन गए हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और दूसरे विदेशी कौन है भारत रत्न पाने वाले? तो नेल्सन मंडेला है, जो 1999 में इनको दिया गया था। अब देखिए, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? मतलब जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और 101 संविधान संशोधन से, ठीक है। और 101 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। अब देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला मतलब दुनिया में पहला देश कौन है? तो फ्रांस है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? देखिए, तो फ्रांस तो हो गया पहला देश जीएसटी लागू करने वाला। और 161वां देश बन गया भारत, जो जिस देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। और सबसे आखिरी में कौन सा राज्य अपनाया जीएसटी? तो हरियाणा अपनाया था। अब देखिए, जीएसटी के कितने दर होते हैं, मतलब कितने प्रकार के दर है, टैक्स लगाए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक 0%, 5%, 8%, 18% और 28%, जिस मतलब आपके अनुसार से लगाए जाते हैं टैक्स। अब देखिए, जीएसटी कौन सा नारा है? जीएसटी के नारा कौन सा है? तो 1 नेशन 1 टैक्स। इसका नारा क्या है? तो 1 नेशन 1 टैक्स है। और अनुच्छेद किस में है? आर्टिकल किस में है? तो यह 279 में लिखा है। जीएसटी परिषद के सदस्य होते कितने होते हैं? जीएसटी जो परिषद होते हैं उसमें सदस्य कितने होते हैं? तो उसमें 33 सदस्य होते हैं, जो मतलब 2 तो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 31 राज्य और यूटी से होते हैं। अब देखिए, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी जो परिषद होता है उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। अब देखिए, खाली स्थान वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संधारित किया जाता है। ये क्या है? तो बलनीकरण है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो बलनीकरण विधि कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक आरबीसी का हिस्सा है। क्या है? आरबीसी का एक हिस्सा है। अब देखिए, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीमोक्रोमोजोन का मतलब होता है फेल्सकुल। अब देखिए, ये हीमोग्लोबिन है, इसका कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर के हर जगह तक ले जाना और वहां से CO2 को बाहर निकाल देना। समझ गए दोस्तों? अब देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गाय जनगणना कराएगी? गाय जनगणना कौन सी राज्य सरकार कराएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी गाय जनगणना। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला कहाँ है? तो कन्नौज में होगा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा। हर जिले का यूपी पुलिस का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। हर जिला का जो पुलिस स्टेशन है उसका क्या हो गया है? तो व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदलकर चंद्र नगर कर दिया गया है। फिरोजाबाद जो पहले था इसका नाम फिरोजाबाद नगर निगम, अब उसको चंद्र नगर कर दिया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अब देखिए, 9वां
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। अब देखिए दोस्तों, 49वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराही और नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये हीरालाल समरिया है। किसको नियुक्त किया गया? तो हीरालाल समरिया को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र मेनन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट तक देख लिए तो सब्सक्राइब भी बनता है दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए, और एक कमेंट तो जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगला एपिसोड लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, और आप मस्त रहिएगा।